हेलो एवरीवंस। आज का जो है सामान्य हिंदी में जो टॉपिक है हिंदी भाषा बोली व साहित्य। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें जो पहला जो प्रश्न लिखा है यहाँ पे देखिएगा, कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो कौन सी नहीं बोली जाती हैं? बुंदेली और मेवाती। ये जो है मारवाड़ी एवं मेवाती जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। कौन सी? मारवाड़ी और मेवाती नहीं बोल, अवधी और बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती? कौन सी बोली जाती हैं? ब्रज बोली जाती, अवधी बोली जाती है और कन्नौजी बोली जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, कौन कौन से राज्य? तो ये सभी आते हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी में ये सब हिंदी शासित राज्य हैं। और देखते हैं इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश आदि। आला खंड किस बोली भाषा में लिखा गया? तो आला खंड जो है बुंदेली भाषा में लिखा गया। इसके रचनाकार कौन है? कवि जगनिका है। कौन इसके रचनाकार है? कवि जगनिका। इसमें आल्हा और उदल नामक दो प्रसिद्ध वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया? तो आदिकाल को कहा गया। किसको कहा गया? आदिकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा की प्रचुरता और लोकप्रियता के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया था। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई? तो सौर श्रेणी अपभ्रंश से मानी गई। किससे? सौर श्रेणी अपभ्रंश से मानी गई। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अवधि बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश। वाराणसी, गोरखपुर, आला के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बोली जाती है भोजपुरी बोली बोली जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? वह उपभाषा बन जाती है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो 1850 से माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, आदिकाल जो है 1050 से 1375 ईस्वी तक। भक्तिकाल 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल सन 1900 से अद्यतन है। ठीक है, आधुनिक काल को पुनः 4 युगों में भक्त किया गया है। भारतेंद्र युग 1850 से 1893, द्विवेदी युग 1893 से 1918 तक, छायावाद 1918 से 1936 तक, छायावाद उत्तर युग 1936 से अब तक। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा है। अब बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन और दतिया में बोली जाती है बुंदेली। ठीक है, ठीक है। आप फिर देखते हैं, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्रोत भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली जब बोली जाती है तो कन्नौज, बांगड़ू हरियाणा, हरौती राजस्थान, बुंदेली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली। बुंदेली भी उत्तर प्रदेश के झांसी, उड़ई, जालौन, हमीरपुर में बोली जाती है। ठीक है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में भक्त किया गया है? तो 4 कालखंडों में बांटा गया। आदिकाल 1350 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से 1984 तक। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो कौन सी नहीं बोली जाती? जयपुरी नहीं बोली जाती है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली पूर्वी हिंदी में आती है। अब यहाँ पे कुछ देखिएगा, पूर्वी हिंदी की बोलियां, ये पॉइंट बस याद कर लीजिए। बोली का पार्ट समाप्त हो गया आपका। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी की बोलियां जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली या कौरवी, हरियाणवी, बांगरू। दक्षिणी ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी। बिहारी हिंदी भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी, गढ़वाली। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र राज्य नहीं है। ठीक है, हिंदी भाषा राज्य है हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार है, पंजाब। कुछ ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो किसके है? पश्चिमी हिंदी के। यहाँ पे फिर देखिएगा, उपभाषा बोलियां राजस्थानी में मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी या ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, मालवी दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी में कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगड़ू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली।
जयपुरी का स्थानीय नाम, जयपुरी का स्थानीय नाम ढूंढानू है, तो ध्यान दीजिएगा। स्थानीय नाम हरियाणवी का बांगरो, देशवाली ब्रजभाषा का अंतर्वेदी है, बुंदेली का बुंदेलखंडी, अवधी का कोशली, बैसवाड़ी है, आपका कौरवी का खड़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी का खलटाही लरिया है, बघेली का रिवाई है, ठीक है ना। तो और जयपुरी का क्या है, ढूंढाड़ी है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कितना, 500 से 1000 ईस्वी तक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। इन्हीं आर्य भाषाओं के उत्तरोत्तर विकास से आधुनिक हिंदी की उत्पत्ति। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, तो इसमें से कौन सी बोली बिहारी की नहीं भैया, जयपुरी नहीं, भोजपुरी, मगही, मैथिली सारी बिहारी की हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसमें जयपुरी नहीं है, ठीक है, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी भाषा की उपभाषा की बोलियां हैं। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो जयभट्ट के शिलालेख में। कहाँ हुआ था, जयभट्ट के शिलालेख में। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, पंजाबी जो इसमें से प्राचीन भाषा नहीं है। भाषा विकास का क्रम है, देखिएगा, संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, ये याद कर लीजिएगा, संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो इसमें से मेवाती नहीं है, मेवाती आपकी राजस्थान की, राजस्थानी में बोली जाती है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ब्रजभाषा बोली जाती है। भाषा मुख्य क्षेत्र देखिए आपका, देखिएगा, मारवाड़ी राजस्थान पश्चिमी, मराठी महाराष्ट्र, मेवाती राजस्थान उत्तरी, मालवी राजस्थान दक्षिणी, कुमाऊनी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, भोजपुरी बिहार उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती, तो इसमें से कौन सी नहीं बोली, पहाड़ी नहीं बोली जाती है, ठीक है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया, तो वाराणसी क्षेत्र को, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया, तो वाराणसी को कहा गया, ठीक है। भाषाई परिवार के अनुसार काशिका एक भारतीय आर्य भाषा जो वाराणसी व उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती। काशिका भाषा का विस्तार भोजपुरी भाषा क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से से लेकर अवधी भाषा के क्षेत्र तक। इस प्रकार यह भारतीय भाषा शाखा के पूर्वी शाखा के तहत मुख्य रूप से काशिका भाषावादी जिले वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद है। काशी के नाम पर इस भाषा का नाम काशिका पड़ा था। खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी से निकली। कहां से निकली, पश्चिमी हिंदी से निकली। अगला देखिएगा, यहीं पे पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढानी, मेवाती था, मालवी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो किससे हुई, शौर्य श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ध्यान रखिएगा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से, तो कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो शौर्य श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है, ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। कौन सा है, प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, जिस, ठीक है, पृथ्वीराज रासो है, जिसके कवि चंद्रदाई द्वारा रचित महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया। पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का सबसे महाकाव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, संयुक्त काल नहीं है, ध्यान रखिए। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है, जिसमें इलाहाबाद में अवधी भाषा बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। अवधी भाषा का प्रयोग क्षेत्र अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़ इत्यादि। ब्रज भाषा का क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, धौलपुर इत्यादि। खड़ी बोली का प्रयोग क्षेत्र मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला इत्यादि। भोजपुरी का प्रयोग क्षेत्र भोजपुर, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ इत्यादि। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा। कैसी है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली, छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। किसकी, पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां, तो हिंदी भाषा की 8 विख्यात बोलियां हैं। देखिएगा, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, 18 उपबोलियां हैं। हड़ौती बोली है, हड़ौती पूर्वी राजस्थान की बोली है। किसकी, पूर्वी राजस्थान की बोली है। देखिएगा यहाँ पे आपका जो है पश्चिमी राजस्थानी में आपके आते हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी, शेखावटी, ढाड़की, बीकानेरिया। उत्तर पूर्वी राजस्थान में अहिरवाटी और मेवाती। उत्तर पूर्वी मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, जयपुरी, हड़ौती, राजावटी,
तोरावटी आज तो हड़ावती कैसी पूर्वी राजस्थान की बोली है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है भोजपुरी बोली है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? हिंदी भाषा को। हिंदी की आदि जननी क्या? हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत भाषा है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं? तो हिंदी की उपभाषा मराठी नहीं है, देखिएगा। हिंदी की मराठी उपभाषा नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य की बोली है। हिंदी की उपभाषा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, कौरवी, बुंदेली, हरियाणवी, बांग्लोवाती। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही। पहाड़ी हिंदी में नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? तो मैथिली नहीं बोली जाती है। कबीरदास भक्तिकाल के किस धारा के कवि थे? तो संत काव्य धारा के कवि थे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो किसमें? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्न में से पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की लिपि है। किसकी है? ऋग्वेद की लिपि है। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती? मगही नहीं आती, ध्यान दिए। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। पश्चिमी हिंदी में ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली आती है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती? कौन सी आती है? मेवाती आती है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी के अतिरिक्त। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? तो आलोचना क्षेत्र में प्रवेश हुआ। रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा जो है विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो कौन सी बोली आती है? कन्नौजी बोली आती है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? वह व्याकरण से होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है अधमागधी अपभ्रंश से। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? 1500 ईस्वी के आसपास हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जयपुरी नहीं है। कन्नौजी परिभाषा खड़ी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? किसमें? खड़ी बोली में। ठीक है ना, अगला देखते हैं यहाँ पे। रचना एवं रचना का तथा विद्याएं तथा विधाएं। ठीक है, प्रेमचंद की कृत ने इसमें से जो प्रेमचंद की कृति है वो कौन सी? नहीं, मैला आंचल। मैला आंचल जो फणीश्वरनाथ रेणु की है। ठीक है, बाकी करम होम, शतरंज के खिलाड़ी, मानसो, ये सब प्रेमचंद की ही जो है मतलब करती है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? इसमें से रंग जो है प्रेमचंद की लिखी नहीं, जय पराजय पुस्तक जो है प्रेमचंद रचित पुस्तक कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, गबन, गोदान, निर्मला आदि उपन्यास। जय पराजय उपेंद्र नाथ अशोक का नाटक। जय पराजय किसका? उपेंद्र अशोक का है। तुलसीदास की नहीं। निम्न में से कौन सी पुस्तक तुलसीदास की नहीं? तो कौन सी नहीं है? भक्तमल नहीं है। श्री रामचरित मानस, कृष्ण गीतावली व गीतावली तीनों तुलसीदास की रचना है, किंतु भक्तमाल नाभादास जी की रचना है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उदंत उदंत मातंड था। ठीक है, कौन सा था? उदंत मातंड था। प्रकाशित ये हिंदी का प्रथम जो है साप्ताहिक जो है प्रकाशित समाचार पत्र हिंदी का। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। जगदीश चंद्र माथुर की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक रचनाएं कोणांक, ओ मेरे सपने, पहला राजा, शदियार। रचना का कौन सा युग में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं? मंझन, चित्रावली, ये गलत है। तुलसी रामचरित मानस, कुतुबुन, मृगावती सही है। जायसी पद्मावत सही है। ठीक है, मंझन का जो है उनकी है रचना, ध्यान दीजिएगा। जब ठीक है, मंझन द्वारा रचित कृत मधुमालती है। किसकी है? मधुमालती है। जबकि चित्रावली शेख उस्मान जी की रचना है। चित्रावली किसकी? शेख उस्मान ने। कछुआ धर्म और मारिस मोह कुठाव किसकी रचना है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो कौन सी है? दादा दादा कामरेड, ये नागार्जुन की नहीं है। दादा कामरेड यशपाल का पहला उपन्यास है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि निबंध संग्रह। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा प्रेमचंद और उनका युग, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज, भाषा साहित्य और संस्कृत। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? वो आदि काल में लिखा गया था। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास देखिएगा
सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, करम भूमि, गोदान, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है शेष। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के कंकाल, तितली, इरावती, इरावती पूर्ण, यशपाल का देखिए दादा, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का सांप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, भीष्म सहानी की देखिए झरोखा कड़ियां, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, डिप्टी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें समय सूर्य था, अधैर्य, अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, सामधेनी, रश्मरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, इतिहास के आंसू आदि। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त में रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान विकट, किसान हो गया, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, सिद्धराज, हिंदू व तालिक पंचवटी, माखनलाल चतुर्वेदी, हिम किरीटिनी, हिमतरंगिनी, माता, समर्पण, नागार्जुन की देखिएगा युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी, पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी, विप्लव, देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कुरस, किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी, किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी इंदुमती है, ब्लैक की चुड़ैल, मास्टर भगवान दास, 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी, गिरिजा दत्त वाजपेयी, इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी, हिम तरंगिनी के लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। आधुनिक ढंग से पहला कांगी किसे माना जाता है, तो बादल की मृत को माना जाता है, याद रखिएगा। विकल्प में बादल की मत आधुनिक ढंग से प्रथम कांगी के रूप में स्वीकार है। हिंदी कांकी विद्या के अंतर्गत सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बादल की मत की रचना 1930 में की थी। एक घूंट एकांकी जयशंकर प्रसाद द्वारा, कारवां एकांकी भुवनेश्वर तथा भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माधव द्वारा रचित है। अगला देखते हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद कर एक घूंट 1930 को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। एक घूंट को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है किसका, जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था, तो विज्ञान गीता था। क्या नाम था, विज्ञान गीता था। जहां रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया काव्य शास्त्री ग्रंथों में केशव दास के साहित्य की शोभा बढ़ाते हैं। ज्ञानदीप, ज्ञानदीप जो शेख नबी की रचना है। रामचंद्रिका की रचना जो है केशव दास ने किया। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो है ग्राम थी, कौन सी थी, पहली कहानी ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा। सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना कौन सी है, प्रवाद पर्व। कौन सी है, प्रवाद पर्व सीता वनवास संबंधित काव्य रचना है। इसमें कवि श्री नरेश मेहता ने सीता के चित्र पर धोबी द्वारा लांछन लगाने में पूर्व में सीता के साथ अनुचित व्यवहार संबंधित तथ्यों का द्वंद्वात्मक वर्णन किया है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र हर 26 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से प्रसारित। इसका नाम था उदंड मातरण। ठीक है, 30 मिनट हर 26 में कलकत्ता से प्रकाशित। इसका संपादन पंडित जुगल किशोर ने किया। गोदान का लेखक कौन है, प्रेमचंद शुक्ल है। इनके और देखिएगा, इनके अनुपन्यास रंगभूमि, करमभूमि, गबन, प्रेमाश्रय, निर्मला, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, मंगलसूत्र अपूर्ण है। ठीक है, महादेवी वर्मा छायावादी कविता, इनकी रचनाएं है निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामाद, चतुर्सेन शास्त्री एक महान उपन्यासकार, वैशाली की नगरवधु, रक्त की प्यास, आलमगीर, वयम रक्षाम आदि इनके प्रमुख उपन्यास ने किसके हैं उपन्यास के, चतुर्सेन शास्त्री के। रांगेव राघव की रचनाएं हैं मुद्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, कब तक पुकारूं, अजय, खंडहर, मेधावी, पांचलिया। श्री रामचंद्र मानस की रचना किस कवि ने की थी, तुलसीदास ने की थी। तुलसीदास की अन्य रचनाएं देखिएगा 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। कवितावली, दोहावली, संगीतावली, बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामलाल नाचू, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती, आधे अधूरे के किस विद्या की रचना है, नाटक है ये। ठीक है, इसका है ये नाटक है, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक विद्या है। इनके अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन। जयद्रथ वध किसकी है भैया, जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त की। इनकी अन्य रचनाएं रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, द्वापर, जय भारत, पंचवटी इत्यादि। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है, छायावादी रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। अन्य छायावादी कार देखिएगा, छायावादी रचनाकार जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध,
वह त्रिलोचन शास्त्री छायावतोत्तर काल के रचना का सूर सागर के रचयिता कौन है? तो सूरदास है। सूरदास की अन्य रचनाएं थे सुरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीता। निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? बिहारी है। बिहारी है। उसने कहा था यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती गुलबदन गुलबहार, चंद्र शर्मा गुलेरी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, प्रेमचंद, चतुरंग के खिलाड़ी, सेवा, सवा शेर गेहूं, सदगत, शांति, कफन आदि, भगवान दास, प्लेग की चुड़ैल। उर्वशी किसका काव्य? उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, आंसू, तितली, चंद्रगुप्त आदि, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, पंचवटी, भारत भारतीय, रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रश्मरथी आदि, महादेवी वर्मा, यामा, निर्जा, दीपशिखार। उर्वशी दिनकर जी की गीत नाट्य तथा प्रसाद जी का चंपू काव्य है। ध्यान रखिएगा, प्रसाद जी का चंपू काव्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से? आज ये सब जो है उत्तर प्रदेश से। कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से। ध्यान दीजिएगा, कबीरदास वाराणसी से, महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली से, प्रेमचंद्र जो है आपके जो है वाराणसी, हरिवंश राय बच्चन जो है इलाहाबाद से हैं। ठीक, सभी उत्तर प्रदेश। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत? ये सारे जो भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सी नहीं है भैया? ध्रुव स्वामिनी जो है नहीं लिखे। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना, जबकि कायाकल्प का रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, करमू प्रेमचंद द्वारा लिखित है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि? कौन अष्टछाप का कवि? तो कौन है? सूरदास। अष्टछाप के कवि ध्यान से देखिएगा, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी तथा चतुर्भुज दास है। इन्होंने अपने पद एवं कीर्तनों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किसको? नामवर सिंह को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा संबंधित? तो ये जो है संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं संबंधित। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो कौन है? निराला है। जूही की कवि। निराला की अन्य रचनाएं देखिएगा, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सांझ काकली, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़, लिली, शुकुल की बीवी आदि। अगला, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। कबीर की भक्ति का स्वरूप कैसा है? निर्गुण है। द्विवेदी युगीन रचना, जय भारत के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। जय भारत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया था। पूजा का विरोध दिया, जाति प्रथा का खंडन किया, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया था। जायसी द्वारा रचित पद्मा और निम्न में से क्या है? ये समाज सोक्ति। क्या है? ये समाज सोक्ति है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। महादेवी वर्मा को उनकी अपनी कृति यामा के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्मरण और रेखाचित्र। ठीक है, साकेत महाकाव्य के रचयिता है साकेत के मैथिली शरण गुप्त। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद द्विवेदी। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है कैसी है? अवधी है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो रत्नावली के द्वारा। रत्नावली दोहा संग्रह की रचना रत्नावली द्वारा की गई है। अगला देखते हैं प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ अवधूत सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो पंक्ति मुंशी इंशा अल्लाह खां की। किसकी है? मुंशी इंशा अल्लाह खां की। निम्न में से कौन जीवनी है? तो जीवनी आवारा मसीहा किसकी है? जीवनी है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक सचिन चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ठीक है, अगला देखते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। कबीरदास की भाषा कैसी है? कबीरदास की भाषा सतुक्कड़ी है। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो भक्तिकालीन कवि जो बिहारी नहीं है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास सारे भक्तिकालीन और बिहारी जो रीतिकालीन कवि हैं। सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रानंद पंत को जो चिदम्बरा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था इनको? चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला देखते हैं यहाँ पे है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगल सूत्र है। ठीक है, मंगल सूत्र है। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कौन है? कबीरदास है। बेमेल को छांटेगा, इसमें चंद्रकांता हो जाएगा। सेवा सदन, निर्मला, गोदान ये सारे जो है मुंशी प्रेमचंद के हैं, जबकि चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का उपन्यास। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो
इन पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? कबीरदास है। क्या है? कबीरदास। अगला देखिएगा, आदि अंत जस कथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे, जायसी बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग तुलसीदास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो कौन सा था? प्रिय प्रवास था, हरिदास सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास ही, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, तो ज्ञानाश्रय शाखा कवि कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, राम भक्ति, रहीमदास, कृष्ण भक्ति, जायसी, सूफी, प्रेमा ख्यान कवि है ये। जय चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं भट्ट केदार। कौन है? भट्ट केदार हैं, ध्यान रखिएगा। महर्षि शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? किस युग से है? यह है द्विवेदी युग से है। ठीक है, ठीक है, द्विवेदी युग से, छायोत्तर युग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र भवानी हरिशंकर परशाई का है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं हरिशंकर परसाई है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अन्य रचना निठल्ले की डायरी, भोला राम का जीव, पगडंडियों का जमाना। ठीक है, यह हरिशंकर पर। धर्म भारती की रचना, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधायु। महर्षि चरण गुप्त की रचना, भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, झंकार, साकेत। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विद्या के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चयन करिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे निर्मला क्या है? उपन्यास है। रचनाकार प्रेमचंद है। चिंता के फूल निबंध, रामरच बेनीपुरी। बदान कहानी प्रेमचंद। भारत दूसरा नाटक भातुर हरिश्चंद्र। रामरच बेनीपुरी की रचना। माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विद्या से संबंधित है? तो रेखा चित्र से संबंधित है। ठीक है, रामरच बेनीपुरी की रचना माटी मूर्ते रेखा चित्र। इनकी अन्य रचनाओं में निबंध, गेहूं और गुलाब, संस्मरण है, जंजीर और दीवारें, यात्रा वृत्तांत है, पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो, नाटक है सीता की माँ, अम्बपाली। आदिम हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? विद्या सुंदर। कौन सा है? विद्या सुंदर। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। किसकी है ये? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की है। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तो कौन सी है? देखिएगा कि नाम पूछा ब्रज भाषा की रचना, जबकि प्रश्न में ब्रज भाषा की रचना का नाम पूछा गया है। ये चारों जो है ब्रज भाषा में ही है। कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली। ठीक है, ब्रज भाषा में है। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बैराग संदीपनी गीतावली। अवधी भाषा में रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, जानकी मंगल, रामचरित मानस, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकान शैली में लिखी गई? कौन सी? प्रेम पथिक। कौन सी है? प्रेम पथिक है। कानन कुसुम खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम कविता संग्रह है। कौन सा? कानन कुसुम, ध्यान रखिएगा। कृत मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है? यह नील देवी नहीं। नील देवी महर्षि सेनगुप्त की रचना नहीं, बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक विद्या की रचना। महर्षि सेनगुप्त की काव्य रचना है यशोधरा, जयद्रथ, साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, जय भारत, द्वापराल। निम्नलिखित में से सही रचना क्रम का उनका जो है लिख के बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे नागमती वियोग वर्णन, मलिक मोहम्मद जायसी, ब्रह्म राक्षस, मुक्तिबोध, झूठा सच, यशपाल, झूठा सच यशपाल हो गया। ठीक है, असाध्य वीणा, सच्चिदानंद, हीरानंद वासन है। साधारीकरण और व्यक्ति वैचित्रवद निबंध के लेखक हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे ना विफल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी ने किस सर्ग से ली गई है? तो किस सर्ग से ली गई है? कर्म सर्ग से ली गई। किससे ली गई? कर्म सर्ग से ली गई है। प्रेम निम्न में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? चिंगारी नजफ अली की है। नजफ अली की क्या है? प्रेम चिंगारी है। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी रामानंद है। ठीक है, रामानंद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु प्रसिद्ध और प्रसारित रामानंद ने किया। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। पगडंडियों का जमाना, कुबेरनाथ राय। रसात्मक बोध के विविध रूप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है,
विद्या निवास मिश्र, विवाह योग गुलाब राय। यह ठीक है, ध्यान रखिएगा, साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह उक्त कृति किसकी? रामचंद्र शुक्ल की है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो द्विवेदी युग की थी। इसको मिलाते हैं, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु वेदा, तुलसीदास। हम राज्य के लिए मरते हैं, मथी शरण गुप्त। ये उपमान मैले हो गए अज्ञे, बतरस लालच लाल की बिहारी की है। अगला देखते हैं, यहाँ पे आ जाता है प्रश्न है बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे अनुवाद कहा जाता है, अनुवाद कर लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित विकल्प में सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिएगा। तो लिखा यहाँ पे, हेल्थी माइंड लिव्स इन हेल्थी बॉडी। तो इसका क्या हो जाएगा? हेल्थी माइंड लिव्स इन हेल्थी बॉडी का स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है, ठीक है ना, स्वस्थ मन शरीर। एंड ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन में क्या होता है? प्रमाणीकरण होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण, रिन्यूअल माने नवीनीकरण होता है, ठीक है। इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन, यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है। क्या है इसके अंदर संसूचित, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे लिखा है, शुद्ध अंग्रेजी वाक्य निम्न होगा, द ऑफिशियल लेटर्स आर सपोज्ड टू बी फाइन ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कॉन्सिस्टेंस एंड क्लियरिटी इन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है। आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं में शुद्धता, संक्षिप्तता और स्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है। इसको देखते हैं, यहाँ पे शुद्ध वाक्य अनुवाद का चयन करिएगा, शुद्ध सही वाक्य का। इसमें जो सही अनुवाद होगा, जानकारी, दे आर रिटेन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, वे जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिखे गए हैं। दे आर रिटेन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। अगला देखते हैं, यहाँ पे है, इसमें से जो है कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। एजेंसियों, सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है। तो इसका क्या है? करस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर गवर्नमेंट एजेंसी, करस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर गवर्नमेंट एजेंसी, सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है। अगला देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, पत्राचार सरकारों ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है, ये लिखना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डेंस इज वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड कस्टमर्स, पत्राचार सरकारों ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे है, पत्राचार एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बनना या बिगाड़ सकता है। तो इसका हो जाएगा, करस्पॉन्डेंस कैन मेक और ब्रेक एन एक्सलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। क्या हो जाएगा? का पत्राचार उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बनाए बिगाड़ सकता है। करस्पॉन्डेंस कैन मेक और ब्रेक एन एक्सलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक। इसमें से देना, द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। क्या हो जाएगा? संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। फिर लिखा है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम इज रिलेटेड ऑन मंडे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया है। निरीक्षण का अंग्रेजी समानार्थी क्या हो जाएगा? इंस्पेक्शन। सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण, चेकिंग माने जांच, एग्जामिनेशन माने परीक्षण। एडमिशन का कौन सा हिंदी अर्थ सही नहीं है? बहिर्गमन जो सही नहीं है, दाखिला भी होता है, स्वीकृति भी होता है, प्रवेश भी होता है, ये एडमिशन में सब आते हैं, ठीक है। बहिर्गमन माने निष्कासन आता है। हिंदी समकक्ष, हिंदी हिंदी परिभाषित शब्द सही है तो देखिएगा, मेमोरेंडम का सही अर्थ होता है ज्ञापन होता है, वर्कशॉप कार्यशाला, प्रेजर्वेशन संरक्षण होता है, अनऑथराइज यानी अनाधिकृत होता है। डेपुटेशन शब्द का समकक्ष क्या है? डेपुटेशन क्या होता है? प्रतिनियुक्त। क्या होता है? प्रतिनियुक्त होता है। यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड से। किससे शुरू करते हैं? इन ऑक्सिलरी वर्ब का हिंदी में शाब्दिक सहायक क्रिया होता है। वर्ब जो क्रिया काल के लिए होता है उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। डज राम सिंग आ सॉन्ग, क्या राम गाना गाता है? ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं, ठीक। हाँ ना में दिए जाने वाले वाक्यों का अनुवाद करते समय ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू करते हैं। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना, हमारा, ठीक है। आवर ड्यूटी इज, आवर फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। क्या हो जाएगा? आवर फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री, ठीक है। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य देश की सेवा करना। A vulgar mind is one who would like to command instead of asking or requesting. Vulgar माने क्या होगा? अशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा। A vulgar mind is one who would like to command instead of asking or requesting.
देखिएगा विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले योग्य बने फिर राजनीति करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा स्टूडेंट शुड बी एलिजिबल बिफोर एंड देन डू पॉलिटिक्स, देन डू पॉलिटिक्स। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व तो आज विद्यार्थियों के ही हाथों में, तो क्या हो जाएगा? द एंटायर ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज इन द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट टुडे। क्या स्टूडेंट टुडे? निम्नलिखित खेलों के आयोजन से खेल भावना का विकास होना स्वाभाविक ही है, तो क्या हो जाएगा? इट इज नेचुरल टू डेवलप स्पोर्ट स्पिरिट बाय ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स। अगला देखते हैं, यदि सच्चे दिल से समाज के हित के लिए कार्य किया जाए तो समर्थन अवश्य मिलता है। If true work is done for the benefit of the society, then support is given। यहाँ पे उद्योग तथा व्यवसाय में स्पर्धा होना स्वाभाविक है, तो क्या है? कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज नेचुरल। क्या हो जाएगा? कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज नेचुरल। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर क्या किया गया? बनाया गया है। तो इंडिया वॉज मेड सेल्फ रिलियंट इन द ग्रेन सेक्टर, इन द ग्रेन सेक्टर में काहे में किया गया? ग्रेन सेक्टर में। ध्यान दीजिएगा। अगला जो है यहाँ पे हम शुरू करते हैं, अच्छे से देखिएगा। प्रश्न है ये, वैसे देखा जाए तो मोबाइल फोन निश्चित रूप में वरदान है, तो क्या? इफ वी थिंक अबाउट इट, द मोबाइल फोन इज डेफिनेटली अ बून। मोबाइल फोन डेफिनेटली अ बून। सब भारतवासी एक होकर डटकर विपत्ति का सामना करते हैं। ऑल द इंडियन स्टैंड यूनाइटेड एंड फाइट क्राइसिस। कुछ विदेशी पक्षियों को सैर करने का बहुत शौक होता है। सम फॉरेन बर्ड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। ठीक है, अगला दे, हमारे कलाकारों ने पत्थरों के द्वारा यह संदेश दिया है, तो इसका एग्जाम हो जाएगा, अवर आर्टिस्ट गेव दिस मैसेज थ्रू द स्टोन्स। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ऑर्डर हो जाएगा। रिक्वेस्ट या निवेदन, गाइड माने दिग्दर्शक, डायरेक्शन माने संचालन और निर्देशन होता है। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होता है? टीचिंग का अध्यापन होता है। अध्ययन स्टडी माने अध्ययन, इंस्पेक्शन में निरीक्षण, एजुकेशनल आब्लिक पेडागोजिस माने शिक्षण होता है। मामला अभी भी विचाराधीन है, तो क्या हो रहा है? द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, मामला अभी भी विचाराधीन है। द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। एप्लीकेशन में बी रिजेक्ट, यानी आवेदन पत्र क्या है? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आवेदन पत्र, आवेदन अस्वीकृत किया जाए, आवेदन अस्वीकृत किया जाए। डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यानी कि पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है, व्याख्यानुवाद कहलाता है। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? संशोधन होता है। ठीक है, क्लियरिंग, रेफाइनमेंट शोधन, अमेंडमेंट संशोधन, इवैक्यूएशन प्रशोधन, इन्हें इंक्लूजन यानी कि समावेशन होता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, एजेंडा इज सेंड हेयर विद, एजेंडा इज सेंड हेयर विद, कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। मेंशन देयर इन, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया। मेंशन देयर इन, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। उसने एक मुकदमा दायर किया। ही फिल्ड अ सूट, ही फिल्ड अ सूट, उसने एक मुकदमा दायर किया। ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, अंग्रेजी में होगा ग्रामीण लोग। द विलेजर्स हियर आर मोस्टली इलिटरेट, कैसे इलिटरेट है? द टीचर वाज द मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट। क्या हो जाएगा? शिक्षक निर्भीक व्यक्ति था। शिक्षक कैसा था? निर्भीक व्यक्ति था। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एन इक्विटी, यानी मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। ठीक है, हायरिंग ऑफ अकोमोडेशन ऑन प्रपोज टर्म्स नॉट अप्रूव्ड। क्या हो जाएगा? प्रस्तावित शता एक्स पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला था, नहीं मिला। गोपाल आउट टू बी ashamed of himself for such conduct। क्या हो रहा है? गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, उनके द्वारा अब तक का अपना काम समाप्त नहीं किया गया है, तो क्या हो जाएगा?
देयर वर्क हैज नॉट येट बीन फिनिश्ड बाय देम, क्या हो जाएगा, देयर वर्क हैज नॉट येट बीन फिनिश्ड बाय देम। ड्रोइंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ का अर्थ हो जाएगा डूबते को तिनके का सहारा। ड्रोविनिंग, ठीक है, ड्रोनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ का अर्थ है डूबते को तिनके का सहारा। मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है, मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद शब्दानुवाद कहलाता है। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी वाले, प्राधिकारी के लिए अथॉरिटी होता है, ऑफिसर अफसर, अथॉरिटी प्राधिकारी, लॉर्ड भगवान, प्रोप्राइटर यानी मालिक स्वामी। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है यानी कि आदेश, ऑर्डर का होता है आदेश, इंस्ट्रक्शन का अनुदेश, डायरेक्टिव का निर्देश एवं इंडिकेशन का निर्देश, ठीक है, डायरेक्टिव का निर्देश, इंडिकेशन का निर्देश। अकॉर्डिंग टू बाइजेक कॉस्ट वर्क्स आउट एट द मार्केट, मार्केट रेट, ठीक, तो क्या हो रहा है, बीजेक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत बैठती है, तो क्या हो जाएगा, बीजेक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत बैठ रही है। अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, क्या रहेगा, रिपोर्ट समय प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। ऑथराइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर्स ऑफ द बियरर, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। प्रस्थांकन का अंग्रेजी अनुवाद होता है, प्रस्थांकन का एंडोर्समेंट होता है, क्या होता है, एंडोर्समेंट यानी कि प्रस्थांकन अनुमोदन का होता है। अमेंडमेंट संशोधन, वेरिफिकेशन सत्यापन, स्पेसिमेन यानी कि आशय प्रतीक या नमूना। एफिडेविट, एफिडेविट एफिडेविट का होता है शपथ पत्र। प्रपोजल का अर्थ है प्रस्ताव होता है। एडजस्टमेंट का अभिप्राय समायोजन और डिस्क्रिप्शन का अर्थ है विवरण। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है, नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना, क्या होता है इसका, अधिसूचना होता है। अन्य हिंदी शब्दों का अन्य रूपांतरण है टिप्पणी, कमेंट यानी टिप्पणी, साथ समरी, सूचना, इन्फॉर्मेशन। संलग्नक का अंग्रेजी रूपांतरण है तो क्या हो जाएगा, इनक्लोज, इनक्लोज यानी कि संलग्नक होता है। इंडोर्समेंट अनुमोदन, स्टेटमेंट कथन, नोटिफिकेशन अधिसूचना। फ्रेश ब्लड, फ्रेश ब्लड यानी कि नया खून, फ्रेश ब्लड यानी कि नया खून होता है, जबकि ताजा खून, स्वच्छ खून या साफ खून लोगों के से संगत है। भाव युक्त शुद्ध अनुवाद के लिए आई वॉज ओवरजॉयड, आई वॉज जो है मेरा दिल बाग बाग हो गया, आई वॉज ओवरजॉयड यानी मेरा दिल बाग बाग हो गया। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है, क्या होता है, नोटिफिकेशन होता है। स्टेटमेंट कथन होता है, इंडोर्समेंट पुष्ट होता है या पृष्ठांकन, इनक्लोज का होता है संलग्न। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल का होता है प्रशंसा पत्र, क्या होता है, टेस्टिमोनियल प्रशंसा पत्र होता है। रिकमेंडेशन प्रमाण पत्र की अंग्रेजी सर्टिफिकेट, अनुशंसा पत्र की अंग्रेजी रिकमेंडेशन, प्रमाण पत्र की सर्टिफिकेट, परिचय पत्र का अंग्रेजी आइडेंटिटी कार्ड होता है। अब लास्ट चैप्टर बचता है मेरा ये विविध का, इसको देख लेता हूं मैं। द फुल फॉर्म ऑफ CSMOP, CSMOP का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीड्यूर, ठीक है, ये होता है। केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रकृति नियम पुस्तिका का प्रकाशन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया जाता है। वह 2019 में इसका 15वां संस्करण प्रकाशित किया गया। इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं, इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं, ठीक है, 16 सर्ग हैं। इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही है, क्या रही है, प्रगति अवरुद्ध रही है। गुरुजी मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नासिरा शर्मा को दिया गया, किसको दिया गया था, नासिरा शर्मा को, उनका उपन्यास था पारिजात के लिए दिया। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है, ठीक है। तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहते हैं, तरणी कहते हैं, क्या कहते हैं, तरणी कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं, अन्वय कहते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, कब तक, 14। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान किया गया 14 सितंबर 1949 को मान्यता जो है प्रदान किया गया था। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, किसमें, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया, अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी को राजभाषा था, इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। संविधान में अनुच्छेद
341 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए। सड़कें चौड़ी बनाई गई। इस वाक्य में चौड़ी क्या है? पूरक। चौड़ी क्या है? पूरक है। वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? की से क्या है? कारण है। यहाँ पे पास ही पास शब्द में किस प्रकार की दुरुक्ति हुई है? किस प्रकार की हुई है? दुरुक्त। विभक्त युक्त शब्द की दुरुक्त हुई है। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? पद संगठन नहीं किया जाता है। हाँ ठीक है। पद निर्देश, पदानुमान, पद निर्णय सब कहा जाता है। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। उन्हें होगा। क्या होगा? उन्हें। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। हमसे। हमसे क्या होगा? हमसे। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? श्रद्धाराम किल्लौरी ने किया था। इस उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो क्या रहता है? कर्ता विस्तार रहता है। अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिसे रूप में ये लिखे जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिएगा। स्तवक। स्तवक क्या? स्तवक का अर्थ फूलों का गुच्छा है, गुलदस्ता होता है। लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता। वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का उपसर्ग है? तो जो है मूल शब्द में पन प्रत्यय लगने से पागलपन शब्द बना। पन हिंदी का तद्धित प्रत्यय है। कौन सा है? तद्धित प्रत्यय है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो भाष धातु से भाषा बनी। भाष धातु से भाषा बनी। लिपि की आवश्यकता होती है। भाषा को लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? अवयव पदबंध नहीं है। विशेष पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, ये अवयव, ये पदबंध के भेद है। उपवाक्य। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। क्या है? विशेषण उपवाक्य है ये। समूहार्थक शब्द चिन्हित किए। समूहार्थक शब्द जो है क्या हो जाएंगे? यहाँ पे भीड़ क्या है? समूहार्थक शब्द है जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे निपात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिनका प्रयोग, उसे निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक, भर, मात्रा। निम्न प्रश्न में समूहार्थक शब्द को छांटेगा। समवाय। समवाय जो समूहार्थक शब्द होता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी थी? तो किसको दिया था? सुंदर को दिया था। कवि सुंदर दास को दिया था। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में किस शहर में आयोजित हुआ था? किसमें हुआ था? भोपाल में हुआ था। भोपाल में। ठीक है। हिंदी सम्मेलन जनवरी माह 1975 नागपुर में आयोजित हुआ था। कौन सा? प्रथम विश्व। शक्ति को, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का है? तो स्वर भक्ति का है। कौन सा है? स्वर भक्ति का है। तो ये कौन सा हो जाएगा? स्वर भक्ति का उच्चारण हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से पूरी हिंदी समाप्त होती। अब केवल गद्यांश बचे हैं, तो गद्यांश को भी मैं थोड़ा फटाफट जो है रीड कर देता हूँ। इस प्रकार से जो आज जो है यूथ का कंप्लीट हिंदी जो है 4-5 जो है उसमें हमने इसको समाप्त कर दिया। आ जाता हूँ मैं गद्यांश पे। चलिए गद्यांश भी हम पढ़ देता हूँ फटाफट, जल्दी जल्दी गद्यांश भी हम पढ़ देते हैं। गद्यांश भी जो है पढ़ के समाप्त करें। गद्यांश में देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, जिससे याद रहेगा आपको हर एक चीज। हाँ ये आ गया गद्यांश। अपठित गद्यांश एवं पद्यांश प्रश्नोत्तर। ये है पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे, ये वाला। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तरकीब क्या है? शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते। क्या पता ऐसा आ जाए। क्या जान पाओगे? निम्न आजादी से पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है? तो क्या है? आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। ये नेता येन किन प्रकार साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे बड़ी तरकीब क्या है? जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? नेता लोग पार्टी जो स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना है। अगला देखेगा है विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है, यहाँ से लेकर के और न भद्रा कत्तु यंत्र सभी दिशाओं में से होता है। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो कब भर जाता है? जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं, तब हमारा जीवन निराशा के अंधकार से भर जाता है। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए।
अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक है? तो आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चितता, संतुष्टि, आत्मविश्वास सभी क्या है? रचनात्मक है। हम कार्य सिद्धि और असफलता के बहुत पास कब होते हैं? कब होते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता और विश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। अगला देखिए, मादक पदार्थों के प्रयोग की लत आज के युवाओं में तेजी से फैल रही है, जहां से लेकर के हेरोइन आदि का व्यापार खुलेआम चल रहा है। कहाँ जा रही है हमारी युवा? आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। कौन सा उचित कारण नहीं लगता? इसमें उचित कारण कौन सा है? परिवार का धनी होना, बच्चों के नियंत्रित जेब खर्च मिला, ये जो उचित कारण नहीं है। यदा कदा पान सुपारी का सेवन, स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता, नशा करने वाले साथियों संगत, ये सब हैं। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? किसका होता है? यह सभी होता है। शारीरिक अक्षमता, पागलपन और शिशुप्ति, एचआईवी और एड्स, मानसिक असंतुलन। बाप की दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है? राज्य सरकार सबसे ज्यादा। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारक कौन सा है? राज्य सरकार अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है, और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती? कौन सी दिखाई देती है? ठीक है, कौन सी दिखाई देती है? देखिएगा, अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत, ये सब दिखाई देती है। फिर लोग नियमित बचत करते रहने के बावजूद अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने की संघर्ष करते हैं। यहाँ से लेकर के है ना, यहाँ से लेकर से कोई सपना ऐसा नहीं जो पूरा ना किया जा सके। रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? तो कौन से विकल्प सही है? ए, रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे। इस आधार पर कथन शेयर खरीदना निवेश ही है, सही है। उपयुक्त कथन के अनुसार अन्य विकल्पों में दिए गए कथन सही नहीं है। ए वाला सही है, ए वाला यानी कि सही है, शेयर खरीदना निवेश सही है, सही है। अनुच्छेद के आधार बताइए, दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तथ्य अशुद्ध है कौन सा? ये तीनों जो है शुद्ध, 1, 3, 4 ये सारे अशुद्ध है, केवल डी ये सही है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है, ये सही है। बाकी पहला, तीसरा, चौथा सब अशुद्ध है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं? तो निवेश का उदाहरण सेविंग बैंक खाते में रखा धन, ये निवेश का उदाहरण। म्यूचुअल फंड और SIP, कमोडिटीज और शेयर की खरीद बेच, जमीन या सोना खरीदना, ये सारे का निवेश है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? कौन सी सही विशेषताएं हैं? निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। आर्थिक और फिर निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। अगला देखते हैं, बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो सोने के गहने खरीदना निवेश का उदाहरण है। आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेशी संस्कृति, अपनी जीवन, माता पिता का, इस सब यहाँ से लेकर के बच्चों में कई पीढ़ाओं के साथ एक एक करके न विदा हो जाते हैं। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा है? तो विदेश क्यों जाते हैं भैया? इसीलिए जाते हैं अनुसार आजकल पढ़े लिखे नवयुवक माँ बाप का सपना पूरा करें, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विदेश जाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार है कि वो संकेत करते हैं बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे, चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? कौन दोषी है भैया? अधूरे संस्कार दोषी हैं। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं? जग हंसाई से बचने के लिए बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ जश्न नहीं करते और अपनी पुरानी जमाने की चीजों को यहाँ थोपना चाहते। इसके लिए कौन सही में दोषी? कौन सही में दोषी है? 2 पीढ़ियों का अंतराल है। आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं। यहाँ से लेकर के युवा पीढ़ी ही दोषी या कुछ वृद्धों का भी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोच्च मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके? तो क्या हो जाएगा? बुजुर्गों के लिए बदलते समय सर्वोच्च मांग, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखे और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपे, जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? कौन सा? जो माता पिता बदलते समय से के साथ अपने आप को बदल देते हैं और बहु बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या है?
वो क्या पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी असहनशीलता अश्लील होती जा रही है और इसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? तो कौन सा है इसमें से भैया? देखिएगा, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहु बेटों की जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। अगला देख, ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहां समाज को प्रभावित करता है, यहाँ से लेकर के जो तोप तलवारों को भी नहीं होती है। अगला देखते हैं प्रश्न है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करते हैं? साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता, उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? कैसे देता है? राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं? साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? साहित्य और समाज होगा। सत्य की आराधना भक्ति और भक्ति से हथेली पर लेकर के यहाँ से सत्य दूर हटता है। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम? और चिरस्थायी का क्या हो जाता है? क्षणभंगुर होता है। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो सत्य की जो तलाश है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धा पूर्वक, अंतः विद्वान, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार को किया जाए। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सत्य की आराधना करें, हर के मार्ग पर चले, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार, ये सभी हो जाए। अनुच्छेद है, भांति मनीषी हमेशा ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता है। यहाँ से लेकर के इच्छा ही दुख को उत्पन्न करती। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? इच्छा ना करने को। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? लालसा बढ़ती है। मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? इच्छाओं के बढ़ने से। अगला है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। से लेकर के उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता। सच्चे वीर वे होते हैं जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते। कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? कर्म फल, व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। सच्चा उत्साह वही होता जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता। उपवाक का प्रकार है, क्या है ये? विशेषण उपवाक के उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, आलस्य है। अनुच्छेद है, वनों, देखिएगा अगला पर, वनों की सबसे सामान्य दुर्घटना दावानल वानाग्नि होती है, जो यहाँ से लेकर के बनाकर भंडारित कर नहीं रखना है। निम्न में से कौन सा एक उपाय दावानल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है? कहा है, वन के समीप ज्वलनशील पदार्थों का अनावश्यक ढेर ना बनने देना। भारत में कौन सा क्षेत्र वनाग्नि या दावानल के लिए सबसे अधिक प्रवण है? कौन सा है? गढ़वाल, हिमालय। अगला देखते हैं, किस प्रकार के वन दावानल की चपेट में आते हैं? ऐसे वन जो पहाड़ों की ढाल पर उगते हैं। आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय तक नहीं जलती है क्योंकि यह आग वर्षा से तुरंत बुझ जाती है। निम्न वनों के संरक्षण की एक बड़ी समस्या है दावानल। कौन सी है? दावानल है। अगला देखिएगा, रास्ते पर खड़ा ये आम का पेड़ सदा से ठूंठ नहीं है। ये यहाँ से लेकर के संज्ञा लुप्त हो जाने से कष्ट के अनुभूत। आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का कारण कौन सा नहीं है? पीपल और बरगद की मजबूती और सघनता आम के विशाल वृक्ष की तुलना में फीकी पड़ना। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, कौन सा हो सकता है? नीरस एवं हाथहीन जीवन। जनसंकुल का क्या आशय? जनसंकुल का क्या आशय? भीड़ भाड़ से परे। आम की छतना डालियों के कारण क्या होता है? डालियों का क्या होता है? यात्रियों की थकान मिटती थी और विश्राम मिलता था। शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? ठूठा वृक्ष कहते हैं। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, से लेकर के जिंदगी कहीं भी खत्म ना होने वाली। गद्यांश का सबसे उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहस की जिंदगी। लेखक के अनुसार साहसी व्यक्ति का कौन सा लक्षण नहीं है? तो कौन सा लक्षण नहीं है इसमें से? 2, 3 वाला लक्षण नहीं है।
यानी कि साहसी जनमत की उपेक्षा नहीं करता, साहसी आसपड़ोस को फलीवान देखकर चलता है, गलत है। साहसी की जिंदगी निडर और बेखौफ होती है, साहसी जोखिमों से नहीं डरता है। अगला देखते हैं, कौन सा संक्षेपण लेखक के विचारों से मेल खाता है, कौन सा मेल खाता है। साहसी व्यक्ति निडर और बेखौफ रहते हुए आस पड़ोस के लोगों की परवाह किए बिना अपने बुने हुए सपनों को साकार करने में लगे रहते, सिंह के समान अकेले रहते हुए जिंदगी के जोखिमों को देखकर अपने पद से नहीं नहीं डिगते हैं। अनुच्छेद को पढ़िए, यदि हम किसी के बोझ को हल्का कर सके, यदि हम किसी के खेत को कम कर सके, यहां से लेकर के चौगनी उन्नत करना, चौगनी गज से उन्नत करेगा। आपको व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा यदि आप अपना स्वभाव प्रसन्नतामय, उल्लासमय और हास समन्वित बना लेंगे। उल्लास और परोपकार का भाव मन में लाने से कौन सा परिवर्तन नहीं होगा, सुख दुख का भाव हो जाएगा। आपका व्यवसाय दिन दूनी रात चौगनी उन्नत करेगा। दिन दूनी रात चौगनी उन्नत मुहावरे का कौन सा सही अर्थ है, यानी अच्छी तरक्की होना। आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क में कौन सा प्रभाव पड़ता है, लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं। तकनीकी प्रक्रियता सक्रियता के बाद अब सोशल मीडिया सक्रियता, यहां से लेकर के जिससे पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए भारत में सोशल मीडिया इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है, आपकी दृष्टि से प्रमुख कारण क्या है। तो इंटरेक्शन, लाइव चैट, स्टेटस अपडेट, इमेज तथा वीडियो शेयरिंग जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ गई। यह मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी देता है। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर सोशल मीडिया के विषय में आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोपयुक्त है। सोशल मीडिया जीवन के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। यह मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी देता है। समय के बदलाव के साथ भी हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। आपकी दृष्टि में सोशल मीडिया के सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव कौन से हो सकते हैं, ठीक है, तो कौन से हो सकते हैं। मनुष्य सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में जकड़ा हुआ है, इसकी वजह से परिवारों का विघटन, पति पत्नी में आपसी कलह तक के मामले सामने आ रहे हैं। आपकी दृष्टि से विज्ञापनों के लिए सोशल मीडिया एक अनोखा जरिया कैसे बन गया, सबसे प्रबल तर्क क्या है। आज भारत और विश्व भर की कंपनियां नए कर्मचारियों उनकी कुशलता को खोजने के लिए लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर का उपयोग कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कंपनियां अपने ग्राहकों तक पहुंच जाती हैं। आपकी दृष्टि में कॉलेज में छात्रों को पढ़ाई के समय मोबाइल साथ में रखने की अनुमति देना कहां तक उचित है, कहां तक उचित। छात्रों को पढ़ाई जो मोबाइल साथ में रखने की अनुमति देना उचित नहीं है। यदि छात्र मोबाइल लाते भी हैं तो पढ़ाई के साथ स्विच ऑफ किया जाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल साथ में रखे जाने से अनेक उपद्रवी छात्र भौतिक रूप से कक्षा में होते हुए भी मानसिक रूप से कक्षा में नहीं रहेंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगे, अनुशासनहीनता उत्पन्न हो। यदि छात्र मोबाइल लाते हैं तो भी पढ़ाई के समय उसे स्विच ऑफ किया जाना चाहिए। अगला है, आजकल मनुष्य का जीवन कुछ अलग रूप में करवट ले रहा, शारीरिक श्रम की कमी, यहाँ से लेकर के सभी कारणों के इस बारे में सोचे। ऊपर लिखित अनुच्छेद के आधार पर अपना अभिमत बताएं कि आज हम संतुष्ट और सुखी क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। हम आज जीवन जीने की कला भूल चुके हैं और जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए है। बिल्कुल सही बात है। योग, व्यायाम और मैदान के खेलकूदों के गायब होने के कारण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रकृति का समीप न मिलने से बच्चों और बड़ों का सर्वविध विकास नहीं हो पा रहा, अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में घर करने लगती हैं। अनुच्छेद के अनुसार आपकी दृष्टि में जीवन में बढ़ने वाले तनाव का कौन सा सबसे कारण है, कौन सा है। पति पत्नी की व्यस्तता और आपसी व्यवहार, जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर। अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में आज की बदलती जीवन शैली का सबसे प्रमुख कारण क्या है। संवेदनहीनता, ज्यादा से ज्यादा धनार्जन और अधिकाधिक सुख साधन एकत्रित कर लेने की होड़। अगला मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन में अत्यधिक व्यस्तता हमारे जीवन को किस रूप में सर्वाधिक प्रभावित करती है, तो किसमें करती है। लंबे समय तक टेलीविजन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया में व्यस्त होने पर व्यक्ति वास्तविक दुनिया से दूर की दुनिया में जीने लगता है, उसका स्वास्थ्य चौपट होने लगता है, ठीक है, उसका स्वास्थ्य चौपट होने लगता है। अगला, भारतीय राष्ट्रवादी नेता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जहां से लेकर स्वराज हासिल करना था। दक्षिण अफ्रीका, महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, भारतीयों के खिलाफ। अन्यायपूर्ण कानून के स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी ने किन नीतियों की वकालत की थी, हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के तुरंत बाद गांधी ने अपना समय कैसे व्यतीत किया था, उन्होंने स्थानीय झगड़ों को सुलझाया था। प्रस्तुत अनुच्छेद में महान आत्मा पद के लिए कौन से एक शब्द का प्रयोग हुआ है। महान आत्मा यानी महात्मा के लिए। महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे, किसके अग्रगामी थे भैया। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी सत्याग्रह, अहिंसक सविनय अवज्ञा के जरिए विरोध प्रदर्शन करने के अगुवा के रूप में वे अपने समय के एक बड़े जो है राजनैतिक और धार्मिक नेता बन गए थे, ठीक है। किसके अग्रगामी थे, सत्याग्रह के अग्रगामी थे।
स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है से लेकर के अपनी पूरा व्यक्त नहीं कर सकते। तो गद्दान में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ, स्पृहणीय शब्द का अर्थ प्राप्त करने जो। उपयुक्त गद्दान में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या था। उपयुक्त गद्यांश लेखक का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता होगा धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर करना। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, इसमें सभी जातियां, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, यहाँ से लेकर के यह वह काल कर्वित हो जाए, यह विचारणीय है। अगला, यदि किसी यंत्र के पूजे को लेकर के संभव हो जाए। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। साहित्य शास्त्री में मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्योंकि अव्यय रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। निरामय का हो जाता स्व धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए यहाँ से लेकर के स्थापना संभव होगी। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। मानव जाति के विकास के लिए विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। किसके द्वारा बनाया जा सकता है? अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है बिल्कुल। नितांत यानी बिल्कुल। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है, यहाँ से लेकर के की समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचारणा से। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है स्पष्ट और अनायास बोधगम। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आदय। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। वैज्ञानिक चिंतन का आशय स्वस्थ एवं संतुलित भोजन, संतुलित चिंतन है। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है, यहाँ से लेकर बेबुनियाद बात। उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि अहिंसात्मक अभ्यास की सबसे प्रक्रिया प्रतिपादित की जा सके। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है सदाचार के नियमों पर। बृहत् शब्द का पर्याय है आचर्य। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है सदाचार का महत्व। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भातृ स्नेह का बड़े भाई का साथ दिया से लेकर शब्द भंडार में दरिद्रता। लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? तो भैया कि भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। लेखक को क्या दुख है? रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा है। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया था? लक्ष्मण से विवाह किया था। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया था, ठीक है, बलिदान नहीं, ठीक है। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, ठीक है। उर्मिला को नवोढत में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा। गदानशील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घटित करता है। उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है, यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के बहुत बड़ी भूमिका अदा कर। निम्नलिखित कौन सा है शील के संबंध में गलत है? शील के संबंध में गलत क्या है? शील एक दैवी गुण, ये गलत हो जाएगा। गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या होगी। अंश शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती का अर्थ है जहां शील का प्रभुत्व होता है वहां कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता। गद्यांश में कौन सा शब्द दुष्प्रभावित का विलोम? दुष्प्रभावित का सुप्रभावित होता है। भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय और लक्ष्य है, ये यहाँ से लेकर के नियत ही एक ही है। उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है? भारतीय दर्शन और जीवन। उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिएगा, क्या हो जाएगा? भारतीय दर्शन जीवन के लक्ष्य की खोज करके उसे पाने की प्रक्रिया भी बताता है। लक्ष्य को पा लेना उसे केवल जानना नहीं बल्कि उसका अंश हो जाना है। इस उपलब्ध में प्रमुख बाधा है अज्ञान, जिसे दर्शन ही दूर कर सकता है। इस प्रकार दार्शनिक को स्वयं अनुशासित होना पड़ता है ताकि वह यथार्थ से
एकाकार हो जाए। इसी नाते अनुशासित आचरण का पालन सभी मनुष्यों को करना होता है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है? तो अज्ञान है। साहित्योन्नत के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान क्या होता है? यहाँ से लेकर के झुंड झुंड की चुनाई। विधान का उचित शीर्षक क्या है? पुस्तकालय और ऊपर रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है? पुस्तकालय भारत की प्रसिद्धि के कारण है। इन पुस्तकालयों के कारण चीन भारत प्रभुत्व स्थिति में झुंड झुंड अनुलंबी यादें करके चले आए हैं। ये भारत के अतीत गौरव का कारण है। भारत साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? क्या है साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन? पुस्तकालय है। गद्यांश अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती, कहीं मधुर सुसज्जित या कहीं सुंदर रूप से लेकर के स्वरूप भूत को लेकर। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए क्या है? कवि और प्रकृति। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्ण हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वाल्मीकि, कालिदास, भवभूत इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में। उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए, क्या हो जाएगा संक्षेपण? उपयुक्त गद्यांश प्रकृति के दो रूप हैं, एक सुंदर दूसरा बेडोल, सच्चे कवि का हृदय दोनों में रमता है। जो प्रकृति के बाहरी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी रहस्यमयता का उद्घाटन करता रह गया, वह कवि नहीं है। प्रकृति के सच्चे रूपों का चित्रण संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते, प्रबंध काव्यों में उसका संश्लिष्ट वर्णन हुआ। गद्यांश पूंजीवादी समाज में लेखक पुस्तक और पाठक से लेकर के अजनबीपन या एलिएनेशन और बढ़ा। पूंजीवादी समाज में लेखक पाठक के बीच क्या आ गया है? बाजार आ गया। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था भैया? सुरक्षा का दायित्व समाज का। कला क्षेत्र का समुचन का आशय है, कला का दायरा सीमित होना। अजनबीपन का आशय है, एकाकीपन। गद्यांश का सर्वाधिक शीर्षक क्या है? कला में पूंजीवाद। हम इस बात को जानते हैं कि तुम हमारे प्रेम के कारण वनवास के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हो। यहाँ से लेकर के इतिहास में मिल सकी उसको बताएंगे। सीता जी को अमर कीर्ति किस कारण प्राप्त हुई थी? अपने धर्म कर्तव्य के लिए उनका कष्ट सहना। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? धर्म और कर्तव्य परायण सीता। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होने से लेकर के प्रभु उत्पादन की प्रवृत्ति होती है। उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। कार्य तत्परता जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उत्पादनों में से एक प्रमुख उत्पादन क्या है? तत्परता है। गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा? संक्षेपण कौन सा? विज्ञान का उचित समझ प्रकार। जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं, अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता समृद्धि का प्रमुख उपादान है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी सबसे बड़ी पहचान से लेकर के दिखाते तुम कार्य के बाद। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है? सपने उधार नहीं ले। साहसी मनुष्य किसके समान? साहसी मनुष्य सिंह के समान है। साहसी मनुष्य किसके समान? सिंह के समान है। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? मनुष्यता को। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया? हिम्मती मनुष्य के जीवन को महान बताया। पर्यायवाची शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्यवहार के लिए आदर्शवादी, व्यवहारिक शब्द के लिए आदर्शवादी नहीं है। व्यवहार में लाने के नहीं है। समय का आदर करना है, उसका सदुपयोग करना से लेकर के इसका सार्थक उपयोग कर। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? उसे व्यर्थ न करना। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? क्यों आवश्यक है भैया? छात्रों के जीवन में समय का अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कदर करना सीख जाते हैं, वह भविष्य में तरक्की की चौखट। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? समय धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं मिलेगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं? सजगता का पर्यायवाची कौन सा नहीं? प्रमाद नहीं। सजगता का सतर्कता और चौकन्नापन होशियारी होता है। प्रमाद का पर्यायवाची शब्द नशा, मद, उन्माद आदि। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? छात्र जीवन और समय। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर यहाँ से लेकर के आज उनका स्थान कहाँ है? ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? फिजूल खर्च। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या? ईर्ष्या। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश से लेकर के इसके लिए वह गुण अनिवार्य है। स्वतंत्रता की माता कौन है? स्वतंत्रता की माता कौन सी होती है? नम्रता होती है। स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन सी? अहंकार होती है। आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है मानसिक स्वतंत्रता।
प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताएं। स्वतंत्रता, आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती, यहाँ से लेकर के सुबह कर आपको पता भी नहीं चले। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिएगा। आनंद की खोज है, उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, उपयुक्त उत्तर का दें। बस अंतर मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? अंतर मन नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता से मन को शांत कर दे, जिससे जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका सही सारांश बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही सारांश क्या हो जाएगा? जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रवाहित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव स्थायी हो जाता है। ठीक है, यही सही। और बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर्मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों, अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद की अनमोल सच्ची मोती निकाल कर लाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, देखते हैं यहाँ पे। जब बाह्य मन गतिहीन होकर शांत होता है और इस प्रक्रिया की प्रतिदिन पुनरावृत्ति होती है तो अंतर्मन धीरे धीरे इस स्थिरता और शांत को आदत में बदल लेता है और अंतर्मन में नील सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। चित्त की उथल पुथल और नकारात्मकता समाप्त होने से मन को शक्ति मिलती है और अंतर्मन आनंदित और स्फूर्त रहने लगता है। गद्यांश मापना सब इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है, यहाँ से लेकर के बहुत बड़ा भैया है। जब हम इसे जड़ मानक लेते हैं, सब इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। मापना, मानव शरीर के तापमान के संबंध सही कथन चुनिए। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज्यादा होता है। शारीरिक और सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है? जब हमें इसे जड़ मानक मान लेते हैं। 98.6 संदर्भ में असत्य कथन क्या है? क्या है? जिस असत्य कथन नाम से कोई कहानी नहीं लिखी गई है। जोनाथन हुसैनन ने हाल ही में क्या किया है? लंबा शोध किया है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, इसे लेकर के लोग तारीफ करते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइएगा। क्या है? उत्साह है। कुंती अपने लाडले लाल को अपने हृदय के टुकड़े को पैर नदी में छोड़कर लौट आई, इसे लेकर के सामने जो मंजूषा भेजा उसे पकड़ कर लाओ। कुंती अपने नवजात सुबह से उसको कहाँ छोड़ गए थे? नदी। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? मंजूषा को लेकर भाग जा। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? मंजूषा को लाने की अनुमति दी थी। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? राधा और सेवक के साथ। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, इसे लेकर के हिंदी साहित्य अगर मैं सदैव में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल से ठीक है। सूरदास जी कौन सी काल के संत कवि? सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। निम्न में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं? कौन सी नहीं? रामायणी नहीं। रामायणी किसकी? कबीरदास जी की है। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाए? सूरदास के पदों में ध्यान रस नहीं पाया जाए, श्रृंगार सांद्र रस पाया जाता है। ना अपने परिजनों से रहित राज्य किस काम का? यहाँ से लेकर के फल भी लगाती। किससे रहित राज्य किस काम का? अपने परिजनों से। जगत का अर्थ है संसार, निष्फल का आशय है व्यर्थ। सुख के खेत को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन से लेकर के अस्त व्यस्त। अनुशासन क्यों आवश्यक है? परिवार में सद्भाव, समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भाव संपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। अनुशासन किसकी आत्मा? अनुशासन किसकी आत्मा है? अनुशासन जो है, अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा। विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण है अनुशासन ना होना। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की कपोलों से लेकर के मंद आंखों कर प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा है, शब्द रहित है। भाषा शब्द रहित है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल होता है। यत्न से आशय है, यत्न से आशय प्रयास है। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण का। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा सच्चा आचरण होगा। प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। यहाँ से लेकर के नारी और नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। प्राचीन का नारी का स्थान क्या था? नारी का कोई स्थान, नारी प्राचीन का नारी का स्थान अग्रगण्य था। नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है? नारी नारायणी की तरह पूजनीय होती है। देश का उद्धार कैसे होगा? नारी को समाज में स्थान देने। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का उचित शीर्षक होगा नारी तू नारायणी हो। गद्यांश प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र से लेकर के रोजगार उपलब्ध हो। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था भारत। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी विद्यार्थी की चहुमुखी विकास पर।
नवीन शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। नवीन शिक्षा प्रणाली में राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा को बल दिया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, यहाँ से लेकर के हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कभी किसका महत्व नहीं समझा पाया है, कभी किसका महत्व धरती माँ का। मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी, मानवता की सुनहली फसलें कब उगेगी, जब समता और अक्षमता के बीज बोए जाएंगे। कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे, लोभ भाव से पैसे बोए। धरती कितना देती है, बहुत अधिक देती है। मनुष्य तभी तक, मनुष्य जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता, अंतर में आने के परिणाम। दुनिया में होने वाले युद्ध, विभाजन और वैमनस्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है, क्या है, अंता प्रकृति और अंता वृत्तियों का ना जाने। सर्वाधिक गौरवपूर्ण क्या है, सर्वाधिक अंता प्रकृति और अंता वृत्तियों पर विजय पाने का निरंतर प्रयास। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, यहाँ से लेकर के मनुष्यत्व का परिचय दिया। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा धन और मनुष्यता। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह की मनुष्य की पूजा होती, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है, धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज्यादा। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, यहाँ से लेकर के अपना कोरा अस्तित्व। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। सूखे पत्ते प्रतीक हैं मन के सूनेपन के। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, विचारों की कलियों पर। गहनता की फसल के। कवि का क्या आशय है, विचारों में परिपक्वता। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। चरित्र का निर्माण प्रथम सोपान है, जहाँ से लेकर के सर्वत्र जो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, ठीक है, जो क्या होता है, भारतीय संस्कृतमय जीवन बिताता है, जो भारतीय संस्कृति में भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। क्या हम बिना क्रोध के शांत रह सकते हैं, से लेकर के आओ हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दे और शांत रहे। तो गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, शांत रहो सुखी रहो। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है, महायोग। क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं, पाचन क्रिया से जुड़े रोग दूर। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं, ओजस्वी चेहरे पर। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य से लेकर के वह खंड है। हमारे सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो साहित्य से प्राप्त होता है। सच्चा आनंद किससे मिलता है, सुंदर और सत्य से। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे प्रेमचंद्र हंस, ठीक है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठीक है। यहाँ से कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, रुकावटों को ठोकर मारने की। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है समझौतावादी। कुछ भी बन बस कायर मत बन का जो है कवि ने क्यों कहा है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। पाहन शब्द का पर्यायवाची है पत्थर। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, समझौतावादी जीवन जो है, समझौता जीवन व्यर्थ है। कवि वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का पूर्ण विकास कर दिया है, से लेकर के इन प्रयासों के मूल में भयंकर से कार्य कर रहा है। इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है, निशस्त्रीकरण विश्व शांति है। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बताने की प्रेरणा किसने दी है, जापान पर गिराए गए अणु बम ने दिया। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ था, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं, पारस्परिक भय के कारण। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने यहाँ से लेकर के अस्तित्व के संबंध में जो है वकाला है। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। हमारी विज्ञान शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। जीवन का अपरिसीम भौतिक विकार मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की
क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम से लेकर के माने हास्य इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जाता है। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व। उपयुक्त गद्यांश सवाल उपयुक्त शीर्षक क्या है? हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि भारतीय नव्य समाज शास्त्र से सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। से लेकर के साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर के कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है उसकी मनोहरता। सौंदर्य की परख की जाती है मनोहरता के आधार पर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है साहित्य और सौंदर्य। मैथिली शरण गुप्त गांधी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। से लेकर के अपेक्षाकृत अधिक मिलता है। सही वक्तव्य कौन सा है? गुप्त के संस्कार सामंतीय थे। निम्न में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक है, ये गलत है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है मैथिली शरण गुप्त का काव्य। मैथिली शरण गुप्त का काव्य ये जो है क्या है? ये हमारा जो है उपयुक्त शीर्षक है। गद्यांश की शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, जन काव्य का नहीं प्रयोग हुआ है। गद्यांश है हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर यहाँ से लेकर के अपनी शक नहीं गई वह फंसा रहता है। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है भीड़ में कवि। भीड़ से मुक्ति का उपाय है भीड़ में अपनी शक्ल देखना। भीड़ किनके लिए रुकावट है? मोटर में चलने वालों के लिए। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? भीड़ में फंसे लोगों के भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सत्ताधारी करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी पूरी की पूरी हिंदी जो थी यूपी ट्रिपल एससी की यूथ द्वारा जो बनाई हुई हिंदी, ये पूरी हमने रीडिंग कर दिया है। 4-5 पार्ट्स में इसको हमने रीड किया है। आप सभी लोग इसको देखिएगा, इसको पढ़िए, समझने का प्रयास करते। फिर मिलते हैं अगला जो टॉपिक उठाएंगे यूथ का सामान्य अध्ययन उठाएंगे, जीएस। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।